अब हम समझेंगे 12वीं क्लॉज प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में यानी हमारे जब प्रोडक्शन साइट पे जो मटेरियल होता है उसकी हम हैंडलिंग कैसे करते हैं, फीफो कैसे करते हैं, WIP में कैसे मटेरियल को मेंटेन करते हैं। तो जैसे कि VSA चेकशीट के अकॉर्डिंग 12.1 क्लॉज में सीरियल नंबर जो 1 है, डू यू कीप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर फिनिश प्रोडक्ट एंड वर्क इन प्रोसेस मटेरियल रिजर्व पार्ट बाय यूजिंग आइडेंटिफिकेशन टैग और लॉट इंडिकेशन। यानी इसकी जो रिक्वायरमेंट है पहली वो है एडेरेंस ऑफ फीफो इन BOP एंड RM स्टोरेज एरिया। यानी हमारी कंपनी में क्या एक ऐसा सिस्टम है कि हम जो इनकमिंग मटेरियल जब होता है या फिर जो स्टोर होता है उसमें हम मटेरियल का फीफो कैसे मेंटेन करते हैं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हमारे यहाँ सिस्टम है तो उसका हमें एडेरेंस करना है। सेकंड रिक्वायरमेंट है फीफो फॉर WIP एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी सेम सिस्टम हमारा WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस में हो या फिर जो FG मटेरियल है उसमें हमारा सेम सिस्टम हमें अडेयर करना है। तीसरा हमारी रिक्वायरमेंट है अडेरेंस ऑफ न्यू सप्लायर सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी इसमें हमें नए जो सप्लायर होते हैं उनका सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है वो हमें फॉलो करना है। इसमें जो गैप मिलता है वो मिलता है कि हमें फीफो जो हमारी कंपनी में जो सिस्टम होता है कि फीफो का हमारे यहाँ प्रोसीजर है, फीफो का बोर्ड है, तो हमारे कई जगह कंपनियों में गैप मिलते हैं कि फीफो बोर्ड अपडेट नहीं मिलता या फिर फीफो बोर्ड नहीं मिलता। दूसरा गैप मिलता है पार्ट फ्लो रिसीप्ट अंडर इंस्पेक्शन स्टोर नॉट क्लियरली डिफाइंड और फॉलोड, यानी मेरा प्रोसेस फ्लो कैसे है पार्ट का, रिसीप्ट आएगा पार्ट, फिर उसके बाद WIP में जाएगा या फिर अंडर इंस्पेक्शन में जाएगा, फिर स्टोर में रखा जाएगा। वो फ्लो जो होता है वो क्लियरली मेंशन नहीं होता या फिर क्लियर नहीं होता या फिर वो फॉलो नहीं मिलता हमें ऑडिट के टाइम पे, तो वो एक NC होती है। WIP एरिया नॉट एडिकेट एज पर वॉल्यूम, यानी मेरा अगर डेली की प्रोडक्शन 2000 पार्ट की है और मेरा जो WIP एरिया है वो 2000 पार्ट को रखने के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो वो एरिया की एक प्रॉब्लम मिलती है। तो ये सारे गैप हमें मिलते हैं। दूसरा सीरियल नंबर जो है उसकी जो चेक पॉइंट है, डू यू कंट्रोल फॉलोज प्रोडक्शन हिस्ट्री बाई प्रोडक्ट लॉट नंबर, प्रोडक्शन डेट, प्रोडक्शन वॉल्यूम, शिपिंग डेट। इसमें हम ट्रेसेबिलिटी की बात करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट है सिस्टम डिफाइंड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोडक्शन डेटा, यानी क्या मेरी कंपनी में कोई ऐसा सिस्टम है जिससे कि मैं प्रोडक्शन की जो पूरा डेटा है वो कैसे मॉनिटर कर रहा हूँ। यानी आज मेरी मान लो 16 मई है, 16 मई को मैंने A शिफ्ट में इस पार्ट का इतना प्रोडक्शन किया, इस ऑपरेटर ने इतने पार्ट बनाए, B शिफ्ट में मेरे इतने पार्ट बनाए, इस ऑपरेटर ने इतने पार्ट बनाए, इस पार्ट का इतना प्रोडक्शन हुआ। तो ऐसा करके क्या मेरे पास एक डेटा कंपाइल में मिलता है, मुझे मेरे पास मॉनिटर है वो। दूसरी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी थ्रू पार्ट आइडेंटिफिकेशन, लॉट आइडेंटिफिकेशन, बैच आइडेंटिफिकेशन ETC, यानी मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी मैं ट्रेसेबिलिटी कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास क्या ऐसा मैकेनिज्म है जो मैं उस पार्ट को ट्रेसेबल कर लूं। यानी अगर मेरे पास परसों मेरे पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, परसों मुझे कोई पार्ट मिलता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं उस पार्ट को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, कैसे ट्रेस करूंगा कि मेरा ये पार्ट 16 तारीख का A शिफ्ट का इस X ऑपरेटर ने बनाया था, इस शिफ्ट में बनाया था, इस मशीन पे बनाया था। तो ऐसे ट्रेसेबिलिटी का मेरे पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। इसमें जो ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं वो मिलती हैं इन केसेस वेयर ट्रेसेबिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन प्रोडक्ट, यानी जैसे बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं कि उसमें ट्रेसेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती, प्रोडक्ट के ऊपर कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं होती, तो लॉट ट्रेसेबिलिटी, बैच ट्रेसेबिलिटी शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन, यानी हम उस पे लॉट ट्रेसेबिलिटी डाल सकते हैं, उस पे एक टैग आइडेंटिफिकेशन डाल सकते हैं कि मेरा ये 16 तारीख का A शिफ्ट का इतना मटेरियल, इतनी क्वांटिटी इस बिन में है, इस ट्रॉली में इतनी क्वांटिटी है और ये 16 तारीख को इस ऑपरेटर ने इतनी क्वांटिटी बनाई है, इस शिफ्ट में बनाई है। या फिर बैच ट्रेसेबिलिटी हमें प्रॉपर्ली मेंटेन करनी है। इसमें जो तीसरा सीरियल नंबर है उसमें जो चेक पॉइंट है, डू यू कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर पार्ट सेपरेटली, यानी इसमें हम मिक्सअप के बारे में बात करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट है, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कंट्रोल ऑफ सिमिलर लुकिंग चाइल्ड पार्ट्स वेयर विच आर रनिंग ऑन सेम एडजेसेंट लाइंस और स्टेशंस, यानी इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे सेम एक जैसे पार्ट दिखते हैं उनके मिक्सअप को कंट्रोल करने के लिए हमारे क्या कंट्रोल सिस्टम्स हैं कंपनी में। यानी जैसे मेरे चाइल्ड पार्ट हैं, प्रेस पार्ट है, स्टैंपिंग पार्ट है, वो एक जैसे दिखते हैं, सेम पार्ट है लेकिन अलग अलग मॉडल के हैं, तो मैं उन्हें कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, उन एक जैसे दिखते हुए पार्टों को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, चाहे वो लाइन पे बन रहे हो, चाहे वो बगल वाली लाइन पे बन रहे हो, साइड वाली लाइन पे बन रहे हो, या फिर वो सेम स्टेशन पे अगर वो इंस्पेक्शन उनका हो रहा है तो उनको कैसे कंट्रोल करते हैं हम, कैसे वो मिक्सअप कंट्रोल को रोकते हैं। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है कंट्रोल ऑफ लेफ्ट और राइट साइड पार्ट मिक्सअप, यानी मेरे कई पार्ट ऐसे होते हैं कि मुझे लेफ्ट साइड का भी बिजनेस मेरे पास है, राइट साइड का भी बिजनेस मेरे पास है, तो मैं उस मॉडल मिक्सअप को या फिर उस लेफ्ट और राइट के मिक्सअप को कैसे कंट्रोल करता हूं अपने यहाँ पे, तो मेरे यहाँ उसका सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए मेरे पास प्लेस होना चाहिए कि मुझे लेफ्ट साइड के पार्ट इस जगह रखने हैं, राइट साइड के पार्ट इस जगह रखने हैं। या फिर मैं अगर छोटे चाल पार्टों की बात करूं तो मेरे मान लो डिफरेंट कस्टमर है या फिर डिफरेंट मॉडल है, तो मैं कलर कोडिंग कर सकता हूं या फिर मैं उनकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे कर सकता हूं, उनकी हैंडलिंग इस तरीके से कर सकता हूं कि अलग मॉडल का पार्ट मेरा उस बिन में या ट्रॉली में रखा ही ना जाए। इसमें जो गैप मिलते हैं उस पर हम बात करते हैं। इसमें गैप मिलते हैं कि लेफ्ट एंड राइट साइड पार्ट मेड ऑन सेम लाइन, सिमिलर लुकिंग चाइल्ड पार्ट फॉर बोथ साइड केप्ट विदाउट प्रॉपर टैग आइडेंटिफिकेशन, यानी इसमें बताया गया है कि जैसे हमने एक आइडेंटिफिकेशन कर रखी है कि मैं लेफ्ट और राइट में आइडेंटिफिकेशन टैग लगाऊंगा या फिर एक जैसे जो पार्ट दिखते हैं उन पे आइडेंटिफिकेशन टैग लगाऊंगा, उन पे आइडेंटिफिकेशन करूंगा, किसी पे मैं ओके लिख दूंगा तो किसी पे मैं राइट मार्क कर
करूंगा, ये मैं आइडेंटिफिकेशन रख सकता हूं। तो वो जो एप्लीकेबल जो हमने आइडेंटिफिकेशन कर रखी है वो हमें एप्लीकेबल नहीं मिलती है, यानी हमें रूल फॉलो करते हुए नहीं मिलते हैं। 12.2 पे हम जो बात करेंगे क्लॉज पे, सीरियल नंबर 1 उसका जो चेक पॉइंट है वो है डू यू कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन कंफर्मिंग पार्ट्स एंड पार्ट्स ऑन होल्ड, डू यू स्टोर देम सेपरेटली। यानी हम इसमें बात करेंगे जो हमारे एनजी पार्ट मिलते हैं उसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनसी पार्ट इन इनकमिंग एरिया, यानी जो हमारा बीओपी इनकमिंग एरिया है उस पे हम कैसे एनजी पार्ट को स्टोर करते हैं। यानी जैसे कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हमारे जो एनजी पार्ट मिलते हैं इनकमिंग एरिया में, तो इनकमिंग एरिया में हमने क्वारंटाइन एरिया रैक बनाई होती है या फिर रेड बिन एरिया बनाया होता है। तो हमारे जो एनजी पार्ट हमें अपनी वेरिफिकेशन के टाइम पे मिलते हो तो हम उन पे प्रॉपर टैग के साथ उस बिन को या फिर उस मटेरियल को रेड बिन एरिया में रख देते हैं। अब इसमें अगली रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें अपने ऐसे ही हमें अपने बीओपी एरिया में इनकमिंग एरिया में रेड बिन इंप्लीमेंट करनी है और एनजी पार्ट को उस रेड बिन एरिया में रखना है। अगली रिक्वायरमेंट है ऑन द लाइन सेपरेट स्टोरेज एरिया ऑफ एनसी पार्ट, यानी कई जगह होता है कि मेरे अगर छोटे प्रोडक्ट होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे जब मेरा इंस्पेक्शन होता है, ऑनलाइन इंस्पेक्शन, तो वहीं पे मेरी रेड बिन होती है अंडर द टेबल ऑफ इंस्पेक्शन, उसमें हम अपने पार्ट को रख सकते हैं। या फिर कई जगह बड़े पार्ट होते हैं तो हमें हैंगिंग ट्रॉली हमारी होती है रेड बिन, तो हम उस पे उस एनजी पार्ट को जो हमें इंस्पेक्शन करते टाइम एनजी पार्ट मिलता है तो उसको हम हैंग कर देते हैं रेड बिन को। लेकिन उसका क्या मेथड है, वो हमारा मेथड डिफाइन होना चाहिए। जैसे हमें लाल मार्कर यूज करना है, उस पर डिफेक्ट लिखनी है, डेट लिखनी है और क्या डिफेक्ट उस पर वो लिखना है, कितनी क्वांटिटी है, वो सब हमें उस पर मेंशन करना है। तीसरी रिक्वायरमेंट है रूल फॉर द एनसी पार्ट हैंडलिंग, यानी हमें अपना जो एनसी पार्ट हैंडलिंग का हमारा क्या रूल है वो हमें फॉलो करना है। जैसे कि मेरा अगर मुझे कोई एनजी पार्ट मिलता है तो मुझे उस एनजी पार्ट के हैंडलिंग के लिए क्या रूल फॉलो करना है। मतलब मेरा अगर कोई एनजी पार्ट मिला तो मुझे उस पर लाल मार्कर से उस पर डिफेक्ट लिखना है, डेट लिखना है, शिफ्ट लिखनी है, क्या उस पर डिफेक्ट है वो मेंशन करना है, कहाँ पे उसमें डिफेक्ट है वो हमें मेंशन करना है। तो वो मुझे रूल अपना फॉलो करना है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि रेड बिन जो है वो एनजी पार्ट रखने के लिए है, ऑरेंज बिन जो है वो एनपीडी ट्रायल के पार्ट जो होते हैं, ट्रायल प्रोडक्शन के पार्ट होते हैं उसमें रखना है, येलो बिन जो है वो मेरी होल्ड पार्ट उसमें रखने हैं, ब्लू बिन जो है वो मेरे फॉलन पार्ट या सेटअप वाले पार्ट जो हैं वो उसमें रखने हैं। तो मेरे पास ये एक प्रोसीजर बना हुआ है और इस प्रोसीजर को मुझे अडेयर करना है। इससे अगला जो पॉइंट है मेरा सीरियल नंबर 2, उसमें जो चेक पॉइंट है डू यू डिफाइन प्रोसीजर टू हैंडलिंग फॉलोइंग आइटम्स नॉन कंफर्मिंग पार्ट्स एंड पार्ट्स ऑन होल्ड, यानी होल्ड पार्ट को रखने का क्या तरीका है। रूट कॉज एनालिसिस, पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल जजमेंट, टाइमिंग, फीडबैक, प्रोसीजर्स, यानी इसमें हमने एनसी पार्ट हैंडलिंग की बात की है। रूल हमारा क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट जो है रूट कॉज एनालिसिस ऑफ एनसी पार्ट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एनसी पार्ट हैंडलिंग का जो रूल होता है वो इंडस्ट्रीज में कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करके बताऊंगा। जैसे मुझे इंस्पेक्शन करते टाइम एनजी पार्ट मिला या फिर मुझे प्रोडक्शन करते टाइम कोई एनजी पार्ट मिला तो मुझे उस पार्ट को रेड बिन में रखना है। मेरे जो आज जैसे 16 तारीख है, 16 तारीख को मेरे 5 पार्ट रेड बिन में आए, यानी इंस्पेक्शन करते टाइम आए या फिर प्रोडक्शन करते टाइम मुझे खराब पार्ट मेरे से बन गए, वो मुझे रेड बिन में रखने हैं। और 4 पार्ट मेरे ऐसे हैं 16 तारीख को जो मिले कि मुझे उन पे सस्पेक्टेड है, तो वो भी मैंने येलो बिन में रख दिए। अब मेरी अगले दिन जो एनसी पार्ट हैंडलिंग का रूल है वो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। अगले दिन मेरी रेड बिन होगी। रेड बिन मेरी एक सीएफटी टीम के द्वारा होती है जिसमें कि सारे लोग जाते हैं, प्लांट हेड से लेके हर डिपार्टमेंट हेड्स जो कि डिसीजन मेकिंग होती है वहां पे। उन सारे जितने भी पार्ट मेरे 16 मई के थे वो सारे पार्ट मेरे वहां पे एक जगह कलेक्ट होंगे, रखे होंगे, उन पे सब पे डिफेक्ट डले होंगे। तो मैं एक एक पार्ट को उठा के एक एक पार्ट की एनालिसिस करूंगा कि मेरा ये पार्ट है, ये मेरा इस डिफेक्ट की वजह से रिजेक्ट है, इसका क्या एक्शन होना चाहिए, क्या इसका रीजन था, आगे रिपीट ना हो उसके लिए मैं क्या एक्शन लूंगा। वो सब सीएफटी के द्वारा डिसाइड होता है कि ये रिजेक्ट करना है या होल्ड करना है। अब मैंने जो 4 पार्ट मेरे होल्ड किए थे कि मुझे इनमें समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर को या ऑपरेटर को कि ये रिजेक्ट है या ओके है, तो वो मेरे होल्ड में रेड बिन में चले गए। अगले दिन वाली रेड बिन में जब वो होल्ड वाले पार्ट मैंने उठाए तो उस पर डिफेक्ट लिखा हुआ था कि ये इस डिफेक्ट के लिए है, तो वहां पे पूरी सीएफटी होती है, वो सीएफटी मिलकर डिसीजन देती है कि ये पार्ट मेरा रिवर्केबल है या फिर रिजेक्ट है। अगर वो रिजेक्ट है तो सेम डे उसे रिजेक्ट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और अपने स्क्रैप नोट में मेंशन कर लेते हैं। अगर वो रिवर्केबल है तो फिर उसे रिवर्केबल कंडीशन में भेज देते हैं। जैसे कि दूसरी रिक्वायरमेंट है ऑथोरिटी फॉर टेकिंग द डिसीजन ऑफ ओके एनजी फॉर द सस्पेक्टेड पार्ट मस्ट बी डिफाइंड, ऑल्सो द जजमेंट क्राइटेरिया रिवर्कमेंट फॉर डूइंग रिवर्क नीड टू बी डिफाइंड। यानी जैसे हम पहले ही मैं बता चुका हूं आपको कि रेड बिन एक क्वालिटी पर्सन के द्वारा होती है और उसमें अथॉरिटी पूरी सीएफटी की होती है कि इस पार्ट का क्या मुझे डिसीजन लेना है। अगर वो रिवर्केबल पार्ट है तो वो रिवर्क मैट्रिक्स में चला जाएगा, रिवर्क का रूल उसके लिए फॉलो होगा। अगर वो रिजेक्ट है तो वो पार्ट मेरा सेम डे रिजेक्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा और उसे हम स्क्रैप नोट में रजिस्टर कर लेंगे। इसमें सीरियल नंबर 3 जो है उसका चेक पॉइंट है रिगार्डिंग रिपेयर्ड नॉन कंफर्मिंग पार्ट्स एंड पार्ट्स ऑन होल्ड टू रीयूज
यूज डू यू डिफाइन रेस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट आर रिपेयर रिकॉर्ड कैप। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है रिपेयर रिकॉर्ड्स ऑफ रिवर्क पार्ट शुड बी मेंटेन्ड। यानी इसमें जो मैंने अभी पिछली में बताया आपको पिछली चेक पॉइंट के द्वारा कि मेरे जो रिवर्क वाले पार्ट हैं वो रिवर्क प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मुझे रिवर्क करने हैं, उसमें जैसे इसमें इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मेरे जो पार्ट रिवर्केबल कंडीशन है वो मेरे रिवर्क प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रिवर्क होंगे। जैसे कि रिवर्क पार्ट मेरा आया, मैंने उस पर सेटअप अप्रूवल किया, मैंने ऑपरेटर को जो इंस्ट्रक्शन दी कि मेरा इस चीज़ के लिए रिवर्क होना है, उसका मैंने सेटअप अप्रूवल किया। उस पार्ट को जब मैंने सेटअप अप्रूवल किया तो हर पार्ट पे उसने आर मार्किंग की। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि मुझे रिवर्क पार्ट को मेंटेन करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। तो मैंने मेरे 4 पार्ट रिवर्क वाले आए तो मैंने चारों पार्टों पे आर मार्किंग की। अब मेरे वो 4 पार्ट इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। री इंस्पेक्शन करने के बाद क्या उस इंस्पेक्टर को वो चारों पार्ट ओके मिले या वो 4 पार्ट में से एक पार्ट रिजेक्ट हो गया, तो वो सारा डेटा वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। इस रिक्वायरमेंट में यही बात की गई है कि जो मेरे रिपेयर हुए पार्ट, जब मैंने री इंस्पेक्शन उनका किया, रिपेयर किया, तो क्या उसका रिकॉर्ड मैं अपने पास मेंटेन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो सारे रिकॉर्ड उसको मेंटेन करने हैं। हमने 12वीं क्लॉज में समझा कि हमने जो प्रोडक्शन स्टेज पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं, यानी फीफो हम कैसे करते हैं, इनकमिंग में हो, WIP में हो, फिनिश गुड में हो, उसमें हम फीफो कैसे मेंटेन करते हैं, या फिर हमारे WIP में हमें मेंटेन कैसे करना है। हमारी WIP की वॉल्यूम के हिसाब से हमारा फीफो मेंटेन होना चाहिए, FG में हमारा फीफो मेंटेन होना चाहिए, यानी मेरा 4 तारीख को अगर मटेरियल बना तो 4 तारीख को या 5 तारीख को वो डिस्पैच होना चाहिए। यानी जो मटेरियल मेरा पहले बना हुआ रखा है उसको मुझे पहले डिस्पैच करना है, बाद वाला मुझे बाद में करना है। इसके बाद हमने इसमें समझा कि हमारा रिवर्क वाला कंडीशन क्या है, NC पार्ट हैंडलिंग क्या होता है, रिवर्क का प्रोसीजर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने 12वीं क्लॉज में पढ़ा। 13वीं क्लॉज में हम समझेंगे हैंडलिंग मैनेजमेंट, यानी डिस्पैच के टाइम पे हमारा मटेरियल का मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे हम FG मटेरियल को हैंडल करते हैं।